टैक्स की साइड पे सिंपली यहाँ पे हम टाइप करते हैं गूगल पे इनकम टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स लॉगिन, एंड जस्ट यहाँ फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा इनकम टैक्स पोर्टल का। सिंपली यहाँ पे अपना आईडी एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। मैं फटाफट लॉगिन कर देता हूँ। हमने इनकम टैक्स पोर्टल को लॉगिन कर लिया अपने आईडी पासवर्ड डाल के। नेक्स्ट फर्दर प्रोसेस क्या है कि जब भी हम अपने आईटीआर को स्टार्ट करेंगे ना, हमें इनिशियली कम से कम दो चीज़ें बहुत केयरफुली चेक करना है। फर्स्ट इज की एआईएस, हमारे एआईएस में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। सिंपली हमारे यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है एआईएस का, इस पे क्लिक करते हैं, एआईएस का ऑप्शन ये रहा। एंड देन फाइनेंशियली हमारा ऑफकोर्स बाई डिफॉल्ट वही आएगा, लेकिन अगर कुछ चेंज करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। हम यहाँ पे टीआईएस पे इंफॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं, तो क्योंकि ये स्मॉल टैक्स पेयर है तो इसमें यहाँ पे भी कुछ आ नहीं रहा, ठीक है, इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट हमें जो चेक करना होता है, चेक करना होता है 26 एस। हमें 26 एस में अपने जो भी हमने टैक्स पे किए हैं या कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ है उस सबका डिटेल अवेलेबल होता है 26 एस में, ठीक है। तो 26 एस को किस तरीके से रिव्यू करना है, जस्ट ई फाइल पे गया, फर्स्ट ऑप्शन, एंड देन हेयर इज व्यू फॉर्म 26 एस, सिंगल क्लिक किया, हमारे पास ट्रेस की साइट ओपन हो जाएगी। जस्ट यहाँ पे हमें एग्री करना है, देन प्रोसीड। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है लास्ट में व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म, ठीक है, देन इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा सिलेक्ट असेसमेंट ईयर दैट इज 26 एंड 27 एंड व्यू HTML फॉर्म में हम लोग शो करेंगे व्यू एंड डाउनलोड यहाँ पे। तो जैसे हम लोग व्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो भी टीडीएस, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स, जिस टाइप का हमने कोई भी टैक्स अगर पे किया होगा वो सब यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो हम लोग रिव्यू कर सकते हैं। हमारे इस क्लाइंट के केस में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, सो इसको भी इग्नोर करते हैं। तो 26 एस एंड एआईएस हमारे पास इनिशियल पॉइंट्स होते हैं, बेसिक पॉइंट होते हैं जिसको हमें चेक करना होता है। एटलीस्ट हमें वो इन्फॉर्मेशन तो अपने आईटीआर में इंक्लूड करने ही करने हैं, अगर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो वो भी करना है। बाकी एआईएस एंड 26 एस से हमारा आईटीआर मैच होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने फॉर्म्स की तरफ, ITR 4, ठीक है। सो अब हम ITR 4 फॉर्म को ओपन कैसे करें, तो हमारे पास बाई डिफॉल्ट एक यहाँ पे भी ऑप्शन आ रहा है फाइल ना होगा, जस्ट सिंपल इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी हम लोग डायरेक्ट फॉर्म्स में एंटर कर जाएंगे। अगर नहीं यहाँ पे ये हम ऑप्शन आ रहा है, सिंपली हम ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, इस पे क्लिक किया। देन हमें यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट करेंगे असेसमेंट ईयर, जो कि हमारे पास 26 एंड 27 है। उसके बाद ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड, ऑफ कोर्स ऑनलाइन मोड के थ्रू हम लोग कर रहे हैं। ऑफलाइन मोड में हमें एक्सेल यूटिलिटी फिल करनी होगी, देन ऑफलाइन का ऑप्शन सेलेक्ट करके अपलोड करना होगा। ऑनलाइन के केस में हमें सिंपली ऑनलाइन डेटा फिल करना है, सिलेक्ट किया, कंटिन्यू, नेक्स्ट। अगर आप किसी तरह से मान लीजिए कि आपने पहले कोई रिटर्न फाइल किया होगा, इट मीन्स फिल करके रखा होगा, तो यहाँ पे ड्राफ्ट का ऑप्शन आ जाता है। अभी हमने कोई नहीं किया, हम इनिशियल अभी स्टार्ट कर रहे हैं, सो स्टार्ट न्यू पे क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, पूछ रहे हैं कि आप जो आईटीआर फिल कर रहे हैं वो इंडिविजुअल का है, HUF है या ऑदर्स है। तो हम अभी एज ए इंडिविजुअल यानी प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, सो इंडिविजुअल ही है, तो इंडिविजुअल केस में हम इसे प्रोसेस करते हैं, प्रोसीड पे क्लिक किया। अभी हमें यहाँ पे फॉर्म सेलेक्ट करना है, तो अभी जो डिपार्टमेंट ने दो ही फॉर्म लॉन्च किए हैं, फर्स्ट इज ITR 1 एंड सेकंड ITR 4, तो हम अभी ITR 4 भरने वाले हैं। ये कुछ कंडीशन है कि किस किस केस में हम ITR 4 को फिल कर सकते हैं, ठीक है। प्रोसीड विद ITR 4 पे क्लिक करेंगे, ये कुछ डिक्लेरेशन है, ओके, एंड देन इस पे क्लिक करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें ये पूछ रहा है कि हम किस कंडीशन में हम लोग अपना ये ITR फॉर्म फिल कर रहे हैं, मतलब क्या है, हमारे इनकम टैक्सेबल से ज़्यादा है या कुछ इस टाइप का कुछ कंडीशन है या अदर्स है। देखिए, तो बेसिकली हमारा जो मेरे केस है उसमें क्या है कि टैक्सेबल इनकम से ज़्यादा है, मतलब जो टैक्सेबल इनकम है वो बेसिक एजम्पशन से ज़्यादा है, इसलिए हम इस रिटर्न को फिल कर रहे हैं, ठीक है। देन हम उसे करेंगे कंटिन्यू। आपके जो भी केस होगा उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। देन ओके करेंगे। अब हमारा जो है मेन ITR 4 फॉर्म ओपन हो चुका है, जिसमें ये इतने सारे शेड्यूल हैं जो कि हमें वन बाय वन करके सारे शेड्यूल को फुल करना होगा, और स्टार्टिंग से ही चलना होगा। हम इन बिटवीन कोई भी फॉर्म सेलेक्ट करके भर नहीं सकते शेड्यूल को, हमें स्टार्टिंग वन बाय वन करके चलना पड़ेगा, ठीक है।
तो हमने फर्स्ट शेड्यूल ओपन किया। फर्स्ट शेड्यूल में हम जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो देंगे। उसके बाद हम लोग ये सिलेक्ट करते हैं नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये किस टाइप का हमारा एम्प्लॉयमेंट है, जो भी जिस टाइप पे ये प्राइवेट है या जिस भी सेक्टर में है आप लोग, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से कि आपका एम्प्लॉयमेंट किस सेक्टर में है। ठीक है, अदर सिलेक्ट करते हैं। अदरवाइज अगर सपोज कि आपका सैलरी इनकम है ही नहीं, आप जॉब नहीं कर रहे हैं, तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, देन ये बाय डिफॉल्ट फील्ड हो के आएगा, बट मैं बताया तो 139(1) का मतलब होता है कि हम जो ड्यू डेट है, जो कि अभी के लिए ड्यू डेट फॉर इंडिविजुअल के लिए 31 जुलाई है, और ड्यू डेट से पहले अगर हम आईटीआर फिल कर रहे होते हैं तो 139(1) सेक्शन में हम आईटीआर को फिल कर सकते हैं, तो बाय डिफॉल्ट वही होके आता है। जो सबसे मेन पॉइंट है जो हम आईटीआर 4 फिल करने टाइम हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, वो ये है A23 पार्ट। इसमें हमें बेसिकली ये बताना है कि हमने क्या कोई प्रीवियस जो आईटीआर फिल किया है वो क्या ओल्ड रिज्यूम में फिल किया है। इट मीन्स कहने वाला है कि हमने ओल्ड रिज्यूम में फिल किया होगा तो 10 IEA फॉर्म फिल किए होंगे डेफिनेटली, तो उस 10 IEA फॉर्म का डिक्लेरेशन देना है। मैं पढ़ के बताता हूँ। हैव यू फाइल्ड फॉर्म 10 IEA विद इन ड्यू डेट फॉर एनी अर्लियर, जैसे मैंने कहा ना अर्लियर यानी प्रीवियस असेसमेंट ईयर फॉर चूजिंग ओल्ड टैक्स regime में क्या हमने ओल्ड टैक्स regime के लिए 10 IEA फाइल किया है। अगर आपने सपोज कि लास्ट ईयर का आईटीआर ओल्ड टैक्स regime में फाइल किया है, तो उस केस में आप यस क्लिक करेंगे और फिर अपने 10 IEA फॉर्म का 10 IEA फॉर्म का यहाँ पे असेसमेंट ईयर एंड यहाँ पे उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर आप शो करेंगे। अब एक चीज़ मैं और बताता हूँ कि किस तरीके से आप 10 IEA फॉर्म को देख सकते हैं। मैं भी थोड़ी देर में भी बता दूंगा कहाँ से डाउनलोड होता है। ठीक है, ये मेरे केस में नहीं है, लास्ट ईयर भी हमने न्यू टैक्स regime में ही किया था, तो इस केस में नो कर देंगे। सिंपली पूछ रहा है कि अगर आपने लास्ट ईयर ओल्ड में किया है कभी भी, तो आप 10 IEA फॉर्म का डिक्लेरेशन दे दो। यहाँ पे हमने नहीं किया, सो नो कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है हैव यू फर्निश्ड फॉर्म 10 IEA विद इन ड्यू डेट फॉर द करंट असेसमेंट ईयर। सपोज कि लास्ट ईयर हमने न्यू में किया था, लेकिन अभी इस साल हम चाहते हैं कि नहीं मैं ओल्ड टैक्स regime में फाइल करूँ, ऑफ कोर्स हम लोग कर सकते हैं, देयर इज नो एनी इशू। बट हम 10 IEA फॉर्म फिल करेंगे ऑप्ट आउट करने के लिए। ठीक है, तो उस केस में हम यस करेंगे, और जो भी हम 10 IEA फॉर्म को फिल करेंगे उसका डेट एंड एक्नॉलेजमेंट हमें यहाँ मेंशन करना होगा। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे नो करेंगे। ये अभी ऑप्शन हमारे लिए वैलिड नहीं है। अगर हम लोग न्यू टैक्स regime के थ्रू फाइल कर रहे हैं तो फिर ये ऑप्शन भी हमारे लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ये वेदर फाइल्ड बाय एनी रिप्रेजेंटेटिव, नो। अगर आपके केस में आप रिप्रेजेंटेटिव हो तो यस करें, अदरवाइज नो। देन उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं कंफर्म। तो हमारा फर्स्ट शेड्यूल रेडी है। फर्स्ट शेड्यूल में हमने जो इन्फॉर्मेशन देना था वो दे दिया, मेन था हमें 10 IEA से रिगार्डिंग। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट शेड्यूल पे चलते हैं। नेक्स्ट शेड्यूल आता है ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम कहने का मतलब है जहाँ से भी आपको इनकम रिसीव हो रहा हो किसी भी सोर्स से, जैसे सैलरी हो, बिजनेस हो, और अदर सोर्स हो या हाउस प्रॉपर्टी हो, तो हम उसको इसमें शो कर सकते हैं इस सेकंड शेड्यूल में। तो इस केस में जो पर्सन है उनको बिजनेस इनकम है, जस्ट इस पे आना है, इसे करना है एडिट। एडिट केस में मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं कि आपका किस टाइप का बिजनेस इनकम है। बिजनेस इनकम में भी काफ़ी कैटेगरी है। जो फर्स्ट ऑप्शन है 44AD, आप अगर नॉर्मल किस तरह के बिजनेस कर रहे हैं तो 44AD में कर सकते हैं। बाकी 44AD किसी टाइप का प्रोफेशनल बिजनेस में है, लाइक CA, आप अर्निंग एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप लॉयर हैं या डॉक्टर है या कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, आर्किटेक्चर है, इंटीरियर डिजाइनर है, तो उस केस में एज अ प्रोफेशनल आप प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई बिजनेस है आपका, तो आप 44AD में जा सकते हैं। आपका गुड्स GTA सर्विस है, गुड्स के ट्रांसपोर्ट एजेंसी चला रहे हो, तो उस केस में आप 44AE फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पे जो एप्लीकेबल है 44AD है, मैं फटाफट फिल करता हूँ। अब हमें यहाँ पे क्या करना होता है, हमें देना होता है कि हमारे बिजनेस का नाम क्या है, यहाँ से ऐड कर सकते हैं बिजनेस का नाम क्या है, और किस टाइप का बिजनेस, बिजनेस कोड मतलब किस टाइप का मैं बिजनेस कर रहा हूँ वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी सिलेक्टेड है, नहीं होगा तो सिंपली ऐड करके हम लोग वहाँ पे सब ऑप्शन कर मिल जाएगा। उसके बाद हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन ये है, हमें ये दिखाना है कि ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल ईयर मैं बैंक से मैंने कितना जो टर्नओवर है वो बैंक के थ्रू कितना है, यानी वो कितना सेल है जो मुझे बैंक से रिसीव बैंक में रिसीव हुआ है, और कितना अमाउंट ऐसा है जो मुझे कैश में रिसीव हुआ है। तो हमें ये डिक्लेरेशन देना होता है। ठीक है, ये डिक्लेरेशन देना होता है हमें कि हमें बैंक के थ्रू कितना
ट्रांजेक्शन किया, मतलब टर्नओवर बैंक के थ्रू, एंड टर्नओवर, टर्नओवर मीन्स सेल, जो सेल हमने किया होगा तो वो हमारे बैंक के थ्रू कितना है एंड कैश के थ्रू कितना है। ठीक है। ओके। ओके, तो जो भी यहाँ पे कंडीशन होगा उसके अकॉर्डिंग अपने डेटा को फिल कर लेंगे कि बैंक बैंक स्टेटमेंट में आप चेक करना कि फाइनेंशियल ईयर में कितना क्या हुआ, एंड सेम वे में कैश आप चेक कर सकते हैं। तो वो हमने सिलेक्ट है। सबसे पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि जो अभी बैंक से आप ट्रांजेक्शन दिखा रहे हैं, जो हमारा इनकम होगा वो 6 < 6% नहीं हो सकता, एटलीस्ट 6% तो इनकम हमें शो करना है बैंक के टर्नओवर पे, एंड नॉट लेस देन 8% इन केस ऑफ अ कैश। ठीक है। तो हमें उतना मिनिमम शो करना है, उससे कम होगा देन हमें ऑडिट रिक्वायर्ड होगी। ठीक है। आगे हम फर्दर बढ़ते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी इनकम होगा हम सिमिलर वे में फिल कर लेंगे, और उसे हम अभी करते हैं सेव। ठीक है, तो हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन शो कर दिया है। अगर हमारा कोई इनकम सैलरी से है, एडिट करेंगे, सैलरी का डिटेल फिल करेंगे। सिमिलर केस में हमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है तो हम एडिट करेंगे एंड हाउस प्रॉपर्टी के इनकम को शो कर देंगे। एंड अगर हमारे पास कोई अदर सोर्स इनकम है, अगर कोई अदर सोर्स इनकम है तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसमें क्लिक करेंगे। मैं एक फिल का ही दिखाता हूँ। अदर सोर्स मीन्स हमें कोई डिविडेंड रिसीव हो रहा है, हमने कोई एफडी कराया उस पर हमें इंटरेस्ट अमाउंट रिसीव हो रहा है, सेविंग, इवन सेविंग बैंक में जो पैसे हैं उस पर भी किसी तरह का इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, वो भी हमारा इनकम का पार्ट है और उसे अदर सोर्स में हम लोग शो करेंगे। सिंपली जाना है, अदर सोर्स पे क्लिक करना है, ऐड, ऐड पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमें नेचर सेलेक्ट करना है कि किस टाइप का इनकम है। सपोज हमारा सेविंग बैंक से आ रहा है इसलिए मैंने सेलेक्ट किया, एंड यहाँ पे जो भी हमारा इंटरेस्ट होगा स्टेटमेंट में देख के हम लोग कर लेंगे। ठीक है, एंड देन सेव। तो इसमें मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, मल्टीपल सो इनकम हो सकता है, तो इसे हम लोग कर लेंगे। हमने अपने इनकम को शो कर दिया, अब इसे हम लोग कर लेते हैं कंफर्म। हमने फर्स्ट शेड्यूल सेकंड शेड्यूल को फिल कर लिया, अब चलते हैं नेक्स्ट जो कि है डिस्क्लोजर एग्जाम्पशन इनकम। थर्ड शेड्यूल है डिस्क्लोजर एग्जाम्पशन इनकम, यानी एक तो हमें डिस्क्लोजर देना है अपने इनकम का। सेकंड, हमें अगर इन केस किसी तरह का एग्जेम्प्टेड इनकम आ रहा है तो भी हमें यहाँ पे डिस्क्लोज करना है। इस पे जाते हैं। देखिए हमें दे रखा है ये फाइनेंशियल पर्टिकुलर, सब मैंडेटरी नहीं है, लेकिन बैंक बैलेंस को मैंडेटरी कर दिया। अभी बैंक बैलेंस हमारा एक्चुअल होना चाहिए, पहले लोग कुछ भी डाल देते थे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट बैंक बैलेंस बिल्कुल एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। एडिट पे गया, बैंक बैलेंस देखिए यहाँ पे आ रहा है, बैलेंस विद बैंक। इसमें हमें शो करना होगा कि जो भी 31 मार्च 26 को जो हमारे बैंक का क्लोजिंग बैलेंस होगा वो क्या था, वो हमें दिखाना है यहाँ पे, मैंडेटरी है। ठीक है, इसके बाद हम इसे सेव कर देंगे। डिस्क्लोजर आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, जो जो चीज़ें हैं आपके पास, मैच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रिजम्पटिव बेसिस पे हम लोग आईटीआर फिल कर रहे हैं। तो उस बेसिस में ये मतलब मैचिंग नहीं भी चलेगा, क्योंकि एक्चुअल बुक ऑफ अकाउंट आई थिंक मेंटेन नहीं कर रहे होंगे आप लोग, तो कोई रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, एंड देन इसको हम लोग करते हैं कंफर्म। हमारा ये शेड्यूल भी रेडी है। फोर्थ शेड्यूल ये है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। पहले ये हमारा आईटीआर 4 का पार्ट नहीं था, बट लास्ट ईयर से इसको आईटीआर 4 में इंक्लूड कर दिया गया है, बट विद कंडीशन कि एलटीसीजी यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो एग्जेम्पशन लिमिट है, अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख रुपीज तक है तो वो टैक्स फ्री है। तो अगर आपकी इनकम उतना ही है, जो कि एग्जेम्पशन लिमिट है उतना ही है, तो आप आईटीआर 4 में ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को शो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सेपरेट फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है, मीन्स कि आपको आईटीआर 2 भरने की रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इस केस में, हमारे केस में अभी नहीं है डेटा इनके पास, सो इसलिए हम नहीं फिल कर रहे हैं। अदरवाइज टोटल सोल कंसिडरेशन कितना है, सपोज कितने का आपने शेयर से मतलब बेचा, कॉस्ट कितना है, कॉस्ट डालेंगे जो भी प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट हमारा 1,25,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1,25,000 तक टैक्स फ्री है। उससे ज़्यादा होगा फिर हमें आईटीआर 2 फाइल करना पड़ जाएगा। ठीक है, नहीं है जस्ट ओपन करेंगे एंड सेव कर देंगे। ठीक है, अगर होगा भी तो उतना है तो हम लोग इसमें शो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है टोटल डिडक्शन। जनरली न्यू टैक्स सिस्टम में उतना कुछ डिडक्शन है नहीं, कुछ ये कंडीशनल बेस पे है कुछ डिडक्शन, अगर ऐसा कुछ है आप पे एप्लीकेबल तो आप करेंगे,
अदरवाइज आप इसे जस्ट कंफर्म कर देंगे। देखिए जब तक शेड्यूल ओपन करके कंफर्म नहीं कर देंगे नेक्स्ट शेड्यूल एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, जब तक एक्टिव नहीं होगा फिल कैसे करेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट शेड्यूल हमारे पास आता है टीडीएस टैक्स पेड, यानी जो भी आपने टैक्स पे किया होगा, इवन एडवांस टैक्स हो, सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो, टीडीएस हो, वो सब फिगर आपको इसमें मैच करना होगा। जैसे मैंने कहा था 26A से हमें रिव्यू करना है। 26A में हमें पता चल जाएगा कि किसी कंपनी ने टीडीएस डिडक्ट किया हो तो, या किसी भी टाइप का टैक्स डिडक्ट हुआ हो तो। सपोज सैलरी में टैक्स डिडक्ट हुआ है तो हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे। तो जब अभी आ नहीं रहा, इंडिया केस में नहीं है, अदरवाइज क्या होता है ऑटो फिल्ड हो जाता है। इवन देन ऑटो फिल्ड होने के बाद भी हमें 26 से मैच करना चाहिए, जस्ट बिकॉज कि बहुत बार प्रॉपर डेटा इंपोर्ट नहीं होता। कभी कभी कुछ बहुत डिफरेंस हो जाते हैं। सपोज वहाँ पे 5 लाख है, यहाँ पे सिर्फ 2 और 3 लाख शो करेगा। तो इस पे क्लिक करना, जस्ट एरो पे। अभी तो इनका नहीं है तो ऐड का ऑप्शन आ रहा है, अदरवाइज एडिट का ऑप्शन आता है। ठीक है, हम लोग एडिट कर लेंगे। सिमिलर केस में किसी और तरह का टीडीएस है तो यहाँ पे हम लोग शो करेंगे। अगर सपोज आपकी इतना इनकम है कि टैक्स टीडीएस वीडीएस सब कुछ एडजस्ट होने के बाद भी टैक्स लायबिलिटी बन रहा है, तो आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करेंगे और यहाँ पे आप ऐड करेंगे और उस चालान का डिटेल फिल करेंगे। सिमिलरली केस में अगर आपने एडवांस टैक्स पे किया होगा तो ऑटो फिल्ड हो जाएगा, अदरवाइज आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं चालान की डिटेल। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे इसे कंफर्म एंड नेक्स्ट शेड्यूल को ओपन करेंगे। ये हमारी टैक्स लायबिलिटी को शो करेगा शेड्यूल। ये हमारे कितना इनकम है, ठीक है, कितना इनकम है, उस पर कितना डिडक्शन माइनस हुआ, कितना जस्ट होने के बाद क्या हमारी टैक्स लायबिलिटी है, कितना रिबेट मिल रहा है, अगर किस तरह कोई लेट की वजह से इंटरेस्ट चार्ज होगा तो हमें यहाँ पे शो का होगा। तो हमारे एक तरीके से टैक्स लायबिलिटी की समरी शो हो गई। हम यहाँ से कंफर्म करेंगे। अपने एक बार क्रॉस चेक करने के बाद ऑफ कोर्स कंफर्म करेंगे। फिर हमने क्या किया आप एक बार देख सकते हैं, हमने सभी शेड्यूल को फिल कर दिया है प्रॉपर वे में। अब हम चलेंगे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। अब हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन की तरफ प्रोसीड करेंगे। ठीक है, वेरिफिकेशन तो हमारे पास समरी आ गया कि आपको कितना पेमेंट करना है, क्या रिफंड होना है, आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा अगर इन केस कोई पेमेंट हो या किसी तरह का कुछ लाइबिलिटी बन रही होगी तो। ठीक है, ये हमारे पे समरी टोटल शो होगा। हम लोग क्रॉस चेक कर लेंगे समरी का, सब कुछ ओके है। हमारी लाइबिलिटी भी जीरो है और हमारा रिफंड भी जीरो है। इट मीन्स इन केस में ऐसा कुछ कंडीशन हुई था। नहीं तो हमारे केस में जो भी लाइबिलिटी होगा, जो आपने टैक्स पे किया हुआ, नेट हमारे पास या तो लाइबिलिटी होगी या फिर रिफंड बन रहा होगा, तो वो चीज़ें हमें समरी में शो हो जाएगा। हमने सब चेक कर लिया। प्रीव्यू एंड सबमिट और रिटर्न। अब हम यहाँ से प्रीव्यू एंड सबमिट करेंगे। जस्ट ये डिस्क्लोजर देना है। प्रोसीड। तो जो भी एरर आएगा, जो भी इश्यू आएगा वो यहाँ पे हमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा। हम क्या करेंगे, सिंपल इस पे क्लिक करेंगे और उस पे जाके हम उसे शॉर्ट आउट कर देंगे। कोई इश्यू नहीं है। एक बार मैं इसे चेक कर लेता हूँ। सो मैंने रिफ्रेश किया तो हट गया क्योंकि वो कुछ इश्यू नहीं था। उसके बाद हम चलते हैं प्रीव्यू पे। प्रीव्यू हम लोग देखेंगे तो अपने जो जो हमने फॉर्म फिल किया है वहाँ पे हम लोग ये सब प्रीव्यू को देख सकते हैं। देखने के बाद करो ये फाइनल चेक है, इसके बाद हम लोगों को चेक करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। फाइनल चेक है, इसको प्रॉपर वे में चेक करेंगे। उसके बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन ये करेंगे। कोई भी एरर होगा तो फिर यहाँ पे दिख जाएगा ये कुछ फॉर्म का इशू आ रहा है, ये मैं चेक कर ले। ओके ओके, सो ये न्यू फॉर्म है इसलिए थोड़ा कभी कभी कहीं कहीं टेक्निकल इश्यूज आ रहा है। देन उसे अगेन रिफ्रेश कर देने तो ठीक हो जा रहा है। ठीक है, तो हमने बस वही लास्ट स्टेप किया था, फाइनल चेक। फाइनल चेक करने के बाद प्रोसीड किया था। प्रोसीड करने के बाद वैलिडेशन सक्सेसफुल का हमारे पास मैसेज आ गया। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे वेरिफिकेशन। मतलब फाइनल लास्ट स्टेप होता है क्या, वैलिडेशन करना, वेरिफिकेशन, सॉरी वेरिफिकेशन करना। तो वेरिफिकेशन के 3 तरीके हैं। तो ई वेरीफाई नाउ, अभी वेरीफाई करेंगे, फाइनल सबमिट हो जाएगा, उसके बाद कुछ हमें करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड ऑप्शन होता है ई वेरीफाई लेटर, यानी हम उसको बाद में वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो उसमें ये करके विद इन 30 डेज हमें ई वेरीफाई करना होता है। ठीक है, थर्ड वन इज सिमिलर, हमें बाद में वेरीफाई करना है बाई सेंडिंग एक्नॉलेजमेंट, साइंड एक्नॉलेजमेंट थ्रू स्पीड पोस्ट एट सीपीसी। तो वहाँ पे हम लोग भेजेंगे, विद इन 30 डेज भेज के उसे वेरीफाई कर लेंगे। तो इन तीनों में से एटलीस्ट कोई एक हमें सिलेक्ट करके एंड देन कंटिन्यू करेंगे। ओटीपी सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ओटीपी आएगा, डालेंगे, हमारा फॉर्म फाइनल सबमिट हो गया। उसके बाद कुछ भी पेंडिंग नहीं है। इस केस में जो क्या होगा, ई वेरिफिकेशन पेंडिंग रहेगा। अब वो ई वेरिफिकेशन कहाँ मिलेगा, सिंपल इस पे जाएंगे फर्स्ट ऑप्शन और हमारे पास ई वेरीफाई रिटर्न। जैसे ही हम ई वेरीफाई लेटर करके सबमिट करेंगे हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन वो अवेलेबल हो जाएगा।
एक चीज मैंने और बताया था कि हमें 10IEA किस तरीके से देखना होगा। तो हम लोग इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ आ रहा है इनकम टैक्स फॉर्म। इनकम टैक्स फॉर्म को यहाँ पे क्लिक करेंगे, व्यू फाइल फॉर्म। तो अगर हमने प्रीवियस ईयर में कोई भी 10IEA फॉर्म को फिल किया होगा तो हम लोग यहाँ से उसे रिव्यू कर सकते हैं। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई भी इश्यू हो तो आप हमें मैसेज कीजिए, और हम आपको एट द सेम टाइम प्रॉब्लम का क्लेरिफिकेशन करेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।